हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लॉ एंड लीगल। भैया आज हम देखेंगे सेल डीड क्या होता है, उसकी ड्राफ्टिंग किस तरह की जाती है। लेकिन आपको ये जानने से पहले ये जानना होगा कि सेल डीड होता क्या है। सेल डीड यानी कि जब भी एक प्रॉपर्टी जब भी सेलर अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे पर्सन को बेचता है उसको हम कहते हैं बायर। सेलर यानी बेचने वाला, बायर यानी खरीदने वाला। तो जब भी सेलर बायर को अपनी प्रॉपर्टी बेचता है तो उसके बदले वो पैसा लेता है। तो पैसा लेने के बाद वो जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी करता है यानी कि टाइटल जो कर देता है उसको, एक सेलर अपना प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफर करता है, साथ ही साथ उसको पोजीशन यानी कब्जा भी दे देता है। तो उसे हम कहते हैं सेल डीड। यानी कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप जब भी होता है ना एक पर्सन से दूसरे पर्सन, उसे कहा जाता है सेल डीड। अब सेल डीड ड्राफ्टिंग किस तरह किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहला क्या है, डीड ऑफ सेल। मेन टाइटल आता है, डीड ऑफ सेल लिखा जाएगा, उसमें लिखा जाएगा डेट प्लेस। आज का जिस दिन आपका पेपर बन रहा होगा या ट्रांसफर हो रहा होगा उस दिन डेट और प्लेस लिखा जाता है। उसके बाद पार्टीज डिटेल्स। अब ये क्या होता है, यानी दो पार्टीज होती हैं, आपको मालूम है, एक सेलर एक बायर। तो बिटवीन और एंड करके लिखा जाता है। देखिए बिटवीन है और एंड। बिटवीन जब लिखा जाता है, बिटवीन लिखने के बाद नीचे उसके लिखा जाता है सेलर का डिटेल, जो सामान को बेचता है, जो इमूवेबल या मूवेबल कोई भी प्रॉपर्टी बेचता है। सेलर का डिटेल, उसमें उसका क्या क्या आएगा, नेम, एज, सन ऑफ यानी कि वो किसका लड़का है, या सन ऑफ, देखिए उसके पापा का नाम, अगर उसके पापा नहीं तो उसके मम्मी का नाम। ऑक्यूपेशन, वो आदमी सेलर करता क्या है, उसका पैन कार्ड नंबर, उसका एड्रेस। ये सब इंफॉर्मेशन लिखने के बाद एक छोटा सा जो है प्रोसेस रहता है, दिस इज कॉल्ड एज वेंडर। इस तरह लिखा जाता है। आपको अगर ओरिजिनल कहीं सेल डीड मिलता है, अगर वकील या किसी एडवोकेट के पास आप प्रैक्टिस करो तो वहां पे सेल डीड का एक फॉर्मेट आपके वहां पे मिलेगा। ये मैंने फॉर्मेट सिर्फ बताया है, एक्चुअल फॉर्मेट होता है वो आपको खुद जानना होगा। फॉर्मेट इसी तरह होता है, लेकिन जो यहाँ हमने देखा ना, दिस इज कॉल्ड एज वेंडर, यहाँ पे और लंबी लाइन लिखी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना वेंडर। आपको सिर्फ पेपर में एक बताना है, पेपर में लिखना है कि एक फॉर्मेट किस तरह होता है। तो फॉर्मेट इसी तरह होता है, लेकिन आप जब एक एक्चुअल प्रैक्टिस करने लगे ना तो फॉर्मेट तो ये होता है, लेकिन इसमें और डिटेल्स होती हैं। तो लेकिन आप बस इतना जानिए, आप पेपर में अच्छे नंबर से पास हो सकें। ये आपको आगे चल के काम भी आ सकता है, बस इसमें डिटेलिंग और बढ़ जाती है। और इसमें डिटेलिंग कुछ नहीं, पूरा फॉर्मेट पहले से बना बनाया रहता है, बस सेलर बायर का डिटेल, इनकी प्रॉपर्टी का नाम, इनका कंसिडरेशन, ये सब थोड़ा चेंज हो जाता है बस। बाकी ना देखिए, जैसे वेंडर, ये जितना लाइन था ना, ये पहले से कंप्यूटर या तो पहले से पेपर में बना बनाया रहता है, बस हमें कुछ चीज़ें वहाँ पे सेलर और बायर की चीज़ें हमेशा भरनी रहती है। तो यार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो सीख जाएंगे। हम अपने टॉपिक पे आते हैं। अभी जिसका नेम, एज, ये किसका लड़का है, ऑक्यूपेशन, इसका पैन कार्ड, एड्रेस हो गया, दिस इज कॉल्ड एज वेंडर। अब जो सेलर होता है ना उसको वेंडर भी लिखते हैं और सेलर भी लिखते हैं। फिर एंड करके बायर का डिटेल लिखा जाता है, जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो उसका भी एज, नेम, सन, ऑक्यूपेशन, पैन कार्ड नंबर, एड्रेस, फिर उसको लिखा जाता है वेंडी। सॉरी यहाँ पे आएगा वेंडी, यहाँ पे लिखो वेंडी, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने यही देख के यहाँ लिख दिया, सॉरी। इसको वेंडी लिखा जाएगा। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। दूसरा क्या है, रेसिटल्स। अब रेसिटल्स में क्या किया जाता है, क्या लिखा जाता है, जो हमारा सेलर्स होता है ना उसके बारे में लिखा जाता है। यानी कि जो प्रॉपर्टी सेलर के पास अभी है, जो भी एक दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करने वाला है, कर रहा है, तो सेलर का एब्सोल्यूट ओनर है, यानी कि वो एक अकेला लौता ओनर होना चाहिए और कोई ओनर नहीं होना चाहिए। अगर दूसरा उसमें कोई जॉइंट ओनर होगा तो ये प्रॉपर्टी तो अकेले नहीं बेच पाएगा, उसको ही बुलाना पड़ेगा। यानी एब्सोल्यूट ओनर होना चाहिए। उस कैसे उसके पास प्रॉपर्टी आया। अब इसमें 3 रीजन सेलर के पक्ष में लिखा जाता है। पहला, सेलर क्या वो ओनर, उस प्रॉपर्टी का खुद सेलर एक लौता ओनर है, पहला रीजन ये है। हमेशा याद रखना, सेलर के बारे में 3 पॉइंट्स इसमें आते हैं रेसिटल्स में। पहला कि सेलर उस प्रॉपर्टी का ओनर है कि नहीं, कोई और ओनर तो नहीं है, पहला ये होता है। दूसरा, सेलर के पास वो प्रॉपर्टी किस तरह आई, उसने किसी से खरीदा है या उसके पेरेंट्स ने उसको दिया है, ये दूसरा रीजन है। तीसरा, सेलर उस प्रॉपर्टी को बेच क्यों रहा है, कोई रीजन बताना पड़ता है। बेचने के लिए भी आपको सेल डीड में भी बेचने के लिए कोई रीजन बताना पड़ता है। सेलर अपने प्रॉपर्टी को क्यों बेच रहा है, तो सेलर रीजन देगा कि मुझे पैसों की जरूरत है। आप कोई भी रीजन दे सकते हो, आपकी जो भी रीजन हो। थर्ड है हमारा प्रॉपर्टी डिटेल। अब सेलर की जो प्रॉपर्टी है ना उसकी प्रॉपर्टी पूरी डिटेल, चारों बाजू से डिटेल लिखा जाता है। उसमें देखो डिस्ट्रिक्ट और विलेज, आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम, जहां पे प्रॉपर्टी खरीदा गया, उस प्रॉपर्टी जहां पे खरीदी जाती है वो वहां के डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा जाता है। अब आप यूपी में रहते तो महाराष्ट्र में आके आप महाराष्ट्र,
का प्रॉपर्टी लेते हो तो आप यूपी का डिस्ट्रिक्ट नहीं डाल सकते। आप जहां पे प्रॉपर्टी आप खरीदोगे ना वहीं का डिस्ट्रिक्ट और वहीं का एड्रेस विलेज। सर्वे नंबर, एक सर्वे नंबर दिया जाता है वो आपको डालना है। हिस्सा नंबर क्या होता है ना, देखिए हिस्सा नंबर, अब जैसे कि एक प्रॉपर्टी है, एक फादर की एक प्रॉपर्टी है, उसके 3 लड़के, अब उस फादर ने मरने के बाद तीनों को उसमें 3 डिवाइड कर दिया, 1/3 कर दिया। अब तीनों बच्चों को एक एक हिस्सा मिल गया। अब देखिए उस एक प्रॉपर्टी में 3 हिस्सा हो गया, तो यहाँ पे वही लिखा जाता है हिस्सा नंबर। यानी कि उस प्रॉपर्टी में जैसे ये सेलर है, अब सेलर वो 3 भाई थे, इनका पापा मर गया, अब उस प्रॉपर्टी में इसको कौन सा हिस्सा मिला, पहला हिस्सा, दूसरा या तीसरा, तो इन तीनों हिस्से में से यहाँ इसको लिखना रहता है कि मुझे कौन सा हिस्सा मिला, यानी कितना पार्ट्स मिला मुझे अपने पापा के हिस्से में से। ठीक है, और भी होते हैं, अगर किसी से आपने प्रॉपर्टी खरीदा है तो वहां भी हिस्सा होता है। आपने 1 गुंठा जमीन थी किसी पर्सन की, उसने आधा किसी और को बेच दिया और आधा आपको, तो वहां भी हिस्सा लिखा जाता है। अब क्या है हमारा एरिया नंबर। तो एरिया नंबर क्या होता है ना, आपका जैसे कि आपके पापा ने मर गए, अब आपके 3 भाई थे, जैसे कि ये सेलर और इसके और 2 भाई, अब उस प्रॉपर्टी, उस लैंड पे, उस प्रॉपर्टी में 3 हिस्सा हुआ, तो इस पर्सन को, इस सेलर को 1 हिस्सा मिला। अब उस एक हिस्से की टोटल एरिया कितनी है, अब आपने देखा होगा 1 गुंठा कितना होता है, महाराष्ट्र के हिसाब से 1 गुंठा यानी कि 1000 लगभग 70 स्क्वायर फीट मीटर होता है, यानी कि 1000 स्क्वायर फीट होता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं 1 गुंठा। तो अगर उसको इसके पापा की इसके पापा के पास कितनी प्रॉपर्टी थी, 3 गुंठा, और इसके 3 भाई थे, एक ही और इसके 2 भाई, और तीनों को इक्वल मिला, तो इसको कितना मिला, 1 गुंठा। तो यहाँ पे एरिया यानी कि टोटल कितना एरिया है उसको मेजर करके लिखा जाता है। इसको गवर्नमेंट खुद मेजर करती है, यानी कि टोटल कितना एरिया, जैसे कि ये घर है, ये घर का स्क्वायर फीट एरिया कितना है, टोटल स्क्वायर फीट एरिया कितना है, वो यहाँ पे लिखा जाता है। टैक्स, अब महाराष्ट्र में हर साल टैक्स पे करना पड़ता है घर के लिए, आपका प्रॉपर्टी उसको हमेशा टैक्स पे करना पड़ता है। तो यहाँ वो देखा जाता है कि जो सेलर है उसने टैक्स पिछले 10 साल 5 साल टैक्स पे किया है कि नहीं, और पे कर रहा है कि नहीं, वो डिटेल आता है, टैक्स पे किया है। बाउंड्री, अब जैसे कि आपका घर है तो घर के चारों बाजू, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, चारों बाजू का डिटेल लिखा जाता है। देखिए बाउंड्री ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ क्या होता है कि आपके घर के बाजू में अगर कोई नदी है तो नदी लिखा जाएगा कि ईस्ट में नदी है। वेस्ट में अगर आपके पास सड़क गई है तो सड़क लिखा जाएगा। साउथ में अगर कोई घर है तो वहां पे, और नॉर्थ में किसी का कॉलेज है तो वो लिखा जाएगा। यानी कि आपके घर के चारों बाजू का डिटेल, आपके ईस्ट में कौन सा रास्ता जा रहा है, किसका कौन रहता है, वेस्ट में भी कौन रहता है, किसका घर है, कौन सी कोई कॉलेज है, कोई कैंटीन है, चारों बाजू को बताना पड़ता है कि कौन आजू बाजू मेरे रहता है, कि या तो कोई सड़क गई, ये सब बताना पड़ता है, ये बाउंड्रीज के अंदर आता है। तो ये प्रॉपर्टी डिटेल हो गया। अब सेल कंसिडरेशन क्या होता है, देखिए इसमें टोटल अमाउंट यानी कि जो बायर होता है वो कितना अमाउंट सेलर को दे रहा है, यानी कि जो सेलर होता है उसका कंसिडरेशन कितना। अब जैसे आप किसी पर्सन से कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो तो एक पर्सन का पहले से कोई कंसिडरेशन होता है कि मुझे 1 लाख चाहिए तभी मैं ये प्रॉपर्टी दूंगा, तो सेलर का कंसिडरेशन समझो 1 लाख रुपया है, तो यहाँ वो अमाउंट लिखा जाएगा, टोटल अमाउंट सेलर का कितना चाहिए, टोटल अमाउंट 1 लाख रुपया। और वो 1 लाख रुपया शब्दों में और प्लस नंबर में दोनों में लिखा जाता है टोटल अमाउंट। फिर उसके बाद पेमेंट डिटेल, यानी कि जो बायर है वो किस तरह एक पेमेंट करता है, मेथड क्या है उसका पेमेंट डिटेल का, ऑनलाइन करता है, कैश दे रहा है, चेक दे रहा है, आरटीजीएस, एनटी, एक और कुछ होता है। इस तरह अगर वो या तो बैंक से लोन करके दे रहा है, पेमेंट जिस तरह भी आप पेमेंट दोगे ना सेलर को उसका डिटेल लिखा जाता है। तो ये कंसिडरेशन हो गया। पोजीशन और ट्रांसफर, अब सेलर जो है ना वो अपना जो प्रॉपर्टी हो किसको ट्रांसफर कर रहा है, अपना जो घर का कब्जा है वो किसको दे रहा है, बायर को, तो यहाँ पे उसका डिटेल लिखा जाता है। यानी कि जिस दिन वो पोजीशन और अपना कब्जा, घर का कब्जा जिस दिन भी ट्रांसफर कर रहा होगा उस दिन का डेट यहाँ लिखा जाता है। ऑन दिस डे, देखो यहाँ लिखा है ऑन दिस डे ट्रांसफर वेंडर टू वेंडी, यानी कि सेलर अपना जो घर है उसका टाइटल और ओनरशिप और पोजीशन तीनों एक साथ किसको दे रहा है, बायर को, किस तारीख को, वो लिखा जाता है। एक्यूम्बेरेंस क्या होता है, यानी कि घर पे जो सेलर का ये प्रॉपर्टी, इस पे कोई लोन, कोई कर्जा, कोई इलीगल एक्ट या कोर्ट में कोई केस तो नहीं चल रहा है, ये इसमें जरूर लिखना होता है। अगर ये सब नहीं लिखा है, इसके बिना और ये साइन हो रहा है तो ये देखिए वॉइड हो जाएगा, इसके बिना कभी एक सेल डीड बनता नहीं, ये जरूर लिखना पड़ता है क्योंकि ये चेक करके ही आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदना पड़ता है। मैं बहुत डिटेल में जा रहा हूँ, मुझे आपको फॉर्मेट बताना था।
एडमनिटी क्लॉज क्या होता है, अब बाय इन केस एक्विवेलेंस में कुछ ऐसी बातें जो सेलर ने नहीं बताया, ठीक है, उसने छुपाया, जैसे कि सेलर ने छुपा लिया कि ये जो प्रॉपर्टी है मेरी, ये जॉइंट प्रॉपर्टी है, इसमें मेरा एक भाई भी है, लेकिन सेलर ने नहीं बताया, सेलर ने साइन इन कर लिया, झूठी साइन ये सब करके बायर को बेच दिया। तो इनकेस अगर उसका भाई बायर के पास कभी आया, बोला है कि ये मेरी प्रॉपर्टी, तू मेरे घर में क्या कर रहा है, तो यहाँ सेलर बायर के पास एक राइट्स होता है, आइडेंटिटी क्लॉज, इसके मदद से इसमें लिखा जाता है कि ये जो सेलर है, अगर इसमें कोई लोन वोन नहीं है, ठीक है, और इनकेस अगर ऐसा होता है आगे चल के कोई पर्सन बायर को परेशान करता है, तो ये सेलर की ड्यूटी है कि उसको हैंडल करे, उसको कंपनसेशन दे, ठीक है। अगर यहाँ बायर यहाँ पे सेलर का भाई आके बोलता है बायर भाई निकल, ये मेरा घर है, तो यहाँ पे बायर के पास राइट है कि सेलर से अपना कंपनसेशन मांग सकता है, पैसा वापस मांग सकता है, केस कर सकता है कोर्ट में सेलर के खिलाफ। अब देखो 7 पॉइंट क्या है, एग्जीक्यूशन, सिग्नेचर, यहाँ पे बायर और सेलर का दोनों का सिग्नेचर और थंब लिया जाता है, ठीक है। 8वां पॉइंट क्या है, विटनेस, हमेशा 2 विटनेस कंपलसरी है, ठीक है, उसमें उनका नेम, एड्रेस और उनका साइन लिया जाता है। तो ये था ना हमारा सेल डीड का ड्राफ्ट, किस तरह एक सेल डीड ड्राफ्ट होता है। तो आने वाले कुछ ही दिनों में आपका डीपीसी का पेपर है, तो आई होप आपका पेपर अच्छा जाए। चलो आज के लिए इतना बस, बाय।